नेक्स्ट टॉपिक जो अब आपका आने वाला है वो है आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क को दिखाते हैं टाउ से, एंगुलर मोमेंटम दिखाते हैं हम लोग कैपिटल एल से। तो इन दोनों की संबंध निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगला टॉपिक जो आ रहा है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वो तभी हो पाएगा जबकि ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट था, जो पहले पढ़ा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा आपने। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ध्यान है, लीनियर मोमेंटम। अब है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसे भी आपका। तो करें स्टार्ट। इससे पहले मैंने कहा था आपको दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैं लिखने जा रहा हूँ दोनों। अभी हमने बताया था आपका कि टाउ इज इक्वल टू होता है आपका आई अल्फा एंड एल इज इक्वल टू होता है आपका आई ओमेगा। ये दोनों मैंने प्रूफ करवाए थे आपको भी, है ना। यानी कि ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों पहले एक बार वो कर लो आप लोग। अब आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़े। वी नो दैट एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, है ना। जो मैंने लिखा है उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोग को पता है कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, इसके बाद लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, दोनों ओर टी के सापेक्ष या समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, स्मॉल टी समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर। तो बताता हूँ अभी क्या मतलब होता है। डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई को बाहर कर लीजिए डी ओमेगा अपॉन डी टी। समझा रहा हूँ मतलब ये क्या होता है, लिखिए। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। देखो इसका मतलब क्या होता है, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता है, इसमें किसके सापेक्ष किया हम लोगों ने, टी के सापेक्ष। इसका मतलब ये है कि एल जो है यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वह टी के सापेक्ष कितना घटेगा या बढ़ेगा, कितना वेरिएशन होगा उस पर, ये मतलब होता है इसका। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ, मैंने इसके नीचे लगा दिया इसका, यानी कि टी की जो वैल्यू है ओमेगा के रिस्पेक्ट में कितनी वेरी करेगी, बट द वेरिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये होता है आपका। तो चाहे कुछ में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, कुछ में डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, एक ही बात है लगभग। आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो ये तो वैसे ही रहने दो, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए आई इंटू ओमेगा अपॉन टी। हम लोग जानते हैं कि एल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, ये आप लोगों को मैंने बताया है। यानी कि पहली बात एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बड़े में से कम को घटा दिया अपॉन टाइम। तो इसका मतलब भी वही होता है, देखो ओमेगा है और टी है, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा में कितना चेंज आ रहा है। तो ऐसे में इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल्फा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ एल्फा इज इक्वल टू ऑलवेज डी ओमेगा अपॉन डी टी। रखिए मान, तो दिस इज आई एल्फा बिकॉज डी ओमेगा अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन बराबर कोणीय त्वरण। और आई अल्फा की वैल्यू ऊपर देखो, बिकॉज आई अल्फा इज इक्वल टू टाउ टाउ, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर से लिख देता हूँ चाहे, बिकॉज आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क टाउ। तो मैं मान रखने जा रहा हूँ, नीचे रख दूँ, पीछे दिख रहा है आपको, चलो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से भी ऊपर लिखना जा रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ एंड दैट्स, बस ये प्रूफ करना था। लिखिए डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ, बस ये पूछता है आपसे। और मजे की बात है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको करने के लिए तुमको ये दोनों भी आने चाहिए। आपको ये दोनों मान अगर आते हैं तभी आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है आपसे। देखिए इसे कर लेंगे आप लोग, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है लगाए गए बल आघूर्ण के। देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और एक चीज़ क्लियर कर दूं, इससे पहले आपने पढ़ा है डी पी
अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही तो चीज़ है, सेम वही है, पर रोटेशन में नॉन चेंज हो गए। एफ की जगह आ गया टाउ और पी की जगह आ गया एल, बस अभी भी ये सेम है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ है इन रोटेशनल मोशन, तो ये भी गलत नहीं है, एक ही चीज़ है। क्लियर कर पाओगे? और अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके लिए आपको ये आना चाहिए, अब मतलब ये फॉर्मूला आना चाहिए। लिखिए, लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पूरा ही लिखना है। कोणीय संवेग संरक्षण, इसके जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे ज़्यादा इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके, तो करें। ठीक है बेटा, चलिए अभी अभी हमने किया है आपका, लिखो वी नो दैट डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ, यानी कि एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है टाउ के। ठीक है, इफ अगर टाउ बराबर 0 हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये लिखो पहले, इफ टाउ इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा आपका, देखिए डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा, ये भी 0, या मैं डी एल को अगर लिख दूं L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0, डी का मतलब चेंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी एल की जगह लिख दिया L2 माइनस L1, ये इधर जाके 0 हो गया, तो यहाँ से लिख सकता हूँ आप L, पहले 1 को लिख दूँ L1 बराबर L2, या यहाँ पे लिख रहा हूँ किनारे पे, आपको दिख नहीं रहा होगा पीछे वालों को, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, या मैं लिख सकता हूँ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। पहले मैथमेटिक्स कर लो फिर समझा दूंगा पूरा, यहाँ से आओ पहले। अगर टाउ इज इक्वल टू 0 तो L1 बराबर L2। ठीक है, चलो पहले यहीं पे देखो, उसे तब देखते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे, यानी कि अगर टॉर्क ना हो तो, टॉर्क 0 का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, यदि टॉर्क नहीं है तो ऐसे में L1 बराबर L2 का मतलब है बाद का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा पहले के एंगुलर मोमेंटम के, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी घूमते हुए कण का कोणीय संवेग हमेशा ही नियत रहता, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका पहले वाले में भी था आपका इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स लीनियर मोमेंट ऑफ टू बॉडीज आर ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, बट इन रोटेशनल मोशन। क्लियर? याद है ना आपको, 3 चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, चार्ज कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो। इसको लिख लोगे मैथमेटिक्स के टर्म में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। इट मीन टू से क्या जाएगा, मोमेंटम डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, बिफोर आफ्टर ऑलवेज सेम। अब ये क्लियर, इतना लिख दिया। अब मैं आगे जा रहा हूँ, उसके थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ इसके प्रैक्टिकल यूज़ में। तो यहाँ से I1 ओमेगा बराबर I2 ओमेगा 2, या मैं लिख सकता हूँ इसे I ओमेगा बराबर कांस्टेंट, एक ही बात है, I ओमेगा का मान कांस्टेंट रहेगा। I का मान होता है mr स्क्वायर, ओमेगा बराबर भी कांस्टेंट, इतना समझो। I ओमेगा बराबर कांस्टेंट की मोमेंटम का मान फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, तो वहाँ से ये इन का सबका मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये समझो पहले, इतना ये समझ गए तो पकड़ में आ गई चीज़। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ये मिटा दूँ। इतना क्लियर? अब समझो, कांस्टेंट मतलब का मतलब है फिक्स वैल्यू है, यानी कि जब भी R का मान बढ़ेगा ओमेगा का मान घट जाएगा, और जब भी ओमेगा का मान बढ़ेगा R का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और R क्या है आपका,
रोटेशनल एक्सिस से जेड रोटेशनल एक्सिस ए बी है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है घूमने वाले की, कितनी दूरी पर घूम रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, ओमेगा का मतलब घूमने की स्पीड, स्पीड ही तो है घूमने की स्पीड, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, घूमने की स्पीड। तो अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी, आर का मान कम हो जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब इसके यूज़ देखो, प्रैक्टिकल यूज़ स्टार्ट करो। एग्जाम्पल आते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल आपका, आप लोगों ने देखा होगा कोई डांसर होगा या कोई घूमना चाह रहा है, मान लो तेईस से, माना कि मेरे नीचे एक टेबल होती है, रोटेटिंग टेबल, और मैं घूम रहा होता, तो अगर मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, जैसे मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे अपने हाथ क्या करने पड़ेंगे, अंदर की ओर खींचने पड़ेंगे। ध्यान देना, कुछ ऐसी पोजीशन है, दिख रहा है आर, ये आर है, ये इधर आर है, यहाँ मैं घूम रहा हूँ आपका, अगर हाथ फैला दूंगा तो आर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ओमेगा कम हो जाएगा आपका, घूमने की स्पीड कम। और अगर मुझे स्पीड क्या बढ़ानी है तो आर की वैल्यू क्या कर दो, अंदर की ओर कर दो। किसी भी केस में तुम देखना, कोई तैराक होता है, कई बार देखना डाइवर जो होता है ऊपर डाइव मारता है पानी के अंदर, तो क्या करता है, उसे घूमना होता है तो हाथ सिकोड़ लेता है, तो गोल गोल घूम के आता है आपका। और जहाँ स्पीड कम करनी है अपने हाथों को फैला दो आपका, समझ रहे हो ना। तो किसी भी चीज़ में, स्केट डांसर हो आपका, रोटेटिंग डांसर हो आपका, कभी घूमना हो किसी को, आप भी देखना पहले हाथ फैलाते हो, घूमते हो और एकदम से कम लेते हो अंदर, तो जैसे ही हाथ अंदर खींचेंगे स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आर का मान कम हो जाएगा तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये क्लियर। और देखो एग्जांपल इसके, एग्जांपल नंबर 2 है इसका, केपलर्स लॉ पढ़े होंगे आपने, अगर किसी ने, केपलर के नियम होते हैं, यानी प्लैनेटरी मोशन जो है आपका, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अर्थ में रहते हैं और अर्थ सूर्य के चारों ओर क्या होती है, रिवॉल्व करती है, और अर्थ के साथ साथ ऐसे 7 और जो हैं आपके क्या प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं आपका, इन्हें बोलते हैं प्लैनेटरी सिस्टम। तो केपलर का नियम इन्हीं के उस पे है आपका। तो केपलर का नियम ये कहता है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, पहला आता है आपका मरकरी या बुध, उसके बाद आता है आपका वीनस, शुक्र, और फिर उसके बाद नंबर आता है अर्थ का, है ना, ऐसी कुछ क्रम में है आपका, ठीक है। यहाँ से देखो, सबसे कम रेडियस किसकी है आपकी, मरकरी की, बुध ग्रह की, इसलिए बुध की स्पीड घूमने की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है आपकी। उससे ज़्यादा स्पीड जो फिर बढ़ जाती है, रेडियस किसकी बढ़ जाती है आपकी, अगले वाले की, जो भी आपका शुक्र या मार्स, तो इसकी स्पीड क्या है, थोड़ी सी कम होगी आपकी। अर्थ की स्पीड उससे कम, जैसे जैसे हम दूर की ओर जाते रहेंगे ग्रहों की स्पीड क्या होगी, कम होती रहेगी, क्योंकि फिर से फॉर्मूला लग रहा है आपका, आर का मान बढ़ने पर ओमेगा का मान क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखना, जो आपका बुध ग्रह है या मरकरी है, उसका जो वो है 1 ईयर जो होता है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ दिनों का होता है, कितने, मेरे ख्याल से 88 डेज़ का होता है शायद, 88 डेज़ में क्या होता है, उसका पूरा रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है। इसका रिवोल्यूशन मेरे ख्याल से 200 कुछ दिन का होता है, अर्थ का 365 दिन, वही एक साल जो होता है 365 इंटू प्लस 1/4, यही है आपका। अगर आप आगे बढ़ोगे, जुपिटर है, सैटर्न है, उनकी स्पीड घूमने की क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्पीड क्या होती है, कम होती है आपकी। तो केपलर का नियम भी है ये, केपलर का नियम भी ये कहता है कि जो आपके प्लैनेट जो सन के पास में है, उनकी रिवोल्यूशन की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है जो पास है, और जितने दूर जाएंगे उनकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही कम हो जाती है। ये क्लियर। तो दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया ना कंजर्वेशन कैसे, रेडियस अगर कम है तो स्पीड बढ़ जा रही है, रेडियस बढ़ रही है तो स्पीड कम हो जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल पूछता है इसके, कई बार एग्जाम्पल के बेस पे तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा इसे। तीसरा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, यह है टोर्नेडो। टोर्नेडो बोलो या यहाँ पे चक्रवात भी बोलते हैं उसे हिंदी में, या हमारे देश में चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का मतलब ये होता है कि जब कोई एयर बहुत गोल गोल घूम के क्या करती है, विनाशकारी एक सर्किल बना लेती है आपका, ठीक है। टोर्नेडो में क्या होता है, देखो एयर ऐसे करके घूमती है, गोल 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 गोल, बहुत तेज घूमती है आपकी। और टोर्नेडो या टाइफून बोलो, चक्रवात बोलो उसे, उसमें क्या होता है आपका, ऊपर की ओर तो बहुत बड़ा एरिया होता है, और जैसे नीचे की ओर आता है वो उसका क्या होता है, एरिया कम होता रहता है, ऐसे करके होता है नीचे की ओर। मान लीजिए अर्थ है, समझ लो, ऊपर तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, जैसे जैसे अर्थ के पास आता है उसका नीचे एरिया क्या होता है, कम होता है। आप वीडियो वगैरह देखना, उसके वीडियोस में दिखेगा आपको, है ना, यूट्यूब में देखना उसे, नीचे कम आ रहा है, ध्यान देना। ऊपर यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, इसका सेंटर ये है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ओमेगा की वैल्यू या घूमने की स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन नीचे वाले पॉइंट पे बिल्कुल आर की वैल्यू क्या है, कम है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। यानी कि जो सेंटर नीचे की ओर है इसका बिल्कुल, वहाँ पर इतनी तेज़ से हवा घूमती है इसमें कि जहाँ से जाता सब कुछ तबाह करता हुआ ये निकल जाता है। अगर इसके नीचे कोई मकान अगर आ गया तो
तो मकान को ऊपर उड़ा के ये ले जाएगा। मकान हो, दुकान हो, कार हो, जो कुछ इसके नीचे आ गया वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इंडिया में उतने ताकतवर नहीं होते ये, लेकिन आप कभी देखना जापान में हो गया, अमेरिका में हो गया, बहुत बड़ा तबाही मचाते हैं आपका, जहाँ से जाएंगे सब तबाह। तो इसको हम लोग यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट पे आर की वैल्यू बहुत कम है, इस कारण से ओमेगा की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ओमेगा का मतलब घूमने की स्पीड, तो इतनी तेज़ी से हवा घूमती है इसमें नीचे की ओर कि वो किसी भी चीज़ को तहस नहस कर सकती है। बस उड़ा के क्या होती है, यहीं पे ले आती है, ऐसे करके बनाया था आपका। तो दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन टर्नेडो एंड हाउ इट कैन प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि हाउ इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि कैसे यह कोणीय संवेग संरक्षण को जस्टिफाई करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कैसे ये करता है, आपको इस फॉर्मूले को बताना पड़ेगा आपको। ये आर की वैल्यू कम, ओमेगा की ज़्यादा, ओमेगा की कम ज़्यादा तो आर की कम। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? और एग्जांपल देखना, इसके 2-4 एग्जांपल और होंगे, आप चेक कर लीजिएगा एक बार खुद से। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 3 भी आज क्या होता है, एंड हो जाता है।